जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा। दोस्तों, आप सभी अपनी तैयारी परीक्षा से पहले बिल्कुल चेक करिए कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। आप अगर यहाँ पे 30 में से 20 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी वो अच्छे तरीके की है। नहीं तो फिर आपको अभी और तैयारी करने की ज़रूरत है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे। और इस पहले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सत्य है। पहला ऑप्शन दिया गया कि विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ पहलू अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरीके से निर्धारित होती है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को वो दूर कर सकते हैं। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में वो महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है। तो अब बात आती है यहाँ पे कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में बात करें तो यहाँ पे आनुवंशिकता जो बच्चे के विकास को प्रभावित करती है वो आनुवंशिकता होती है। और पर्यावरण, आनुवंशिकता के माध्यम से माता पिता द्वारा बच्चों तक शारीरिक या मानसिक विशेषताओं का स्थानांतरण वो आनुवंशिक कहलाता है। व्यक्ति के जीन एवं डीएनए में एनकोडेड लक्षण विरासत में मिलता है। वहीं बात करें पर्यावरण का मतलब होता है कि बच्चे के आसपास का वातावरण और उसके परिवार के साथ बातचीत, उसका पड़ोस, स्कूल, बच्चों को मिलने वाला पोषण। तो विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से प्रभावित होते हैं और कुछ पहलू उसके पर्यावरण से। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल वो सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वो कहा नहीं जा सकता। पहला, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर वो क्रिया करते हैं। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है कि जो मानव बुद्धि की प्रवृत्ति और विकास के बारे में व्यापक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को उन्होंने कहा कि विकास होता है चरण के रूप में वो जाना जाता है। तो भैया विकास होता है बच्चे का निरंतर अभ्यास से वो अधिगम होता है। तो यहाँ पे विकास की बात करें तो विकास वो चरणों में होता है, ऐसा पियाजे ने कहा था कि विकास चरण के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे निरंतर अभ्यास से विकास होता है, ये बिल्कुल गलत है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बिल्कुल सही है। बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और सृजन करते हैं, ऐसा पियाजे ने कहा था। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। लेकिन निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये बिल्कुल इन्होंने नहीं कहा था। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार एक सीमा वो नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता या अनुत्क्रमणिता। तो बिल्कुल अगर बात करें यहाँ पे कि इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, तो बिल्कुल पूर्व संक्रियात्मक विचार की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रतीकात्मक विचार का विकास वो इसकी सीमा नहीं है। अगर हम बात करें कि प्रतीकात्मक विचार का विकास पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा बिल्कुल भी नहीं है। प्रतीकात्मक विचार का विकास एक प्रकार की सोच है जिसमें प्रतीकों या आंतरिक छवियों का उपयोग वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए वो किया जाता है। जैसे बोलने वाले नाटक, लेखक या खेल आदि इसके शामिल होते हैं। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि डैश के अलावा निम्नलिखित कारकों में से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग वो किया जाए। तो अगर हम बात करें खेल के लाभ खेल बच्चों को उनकी कल्पनाशीलता, निपुणता और शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावनात्मक शक्तियों को विकसित करते हुए उनकी रचनात्मकता का उपयोग करने की अनुमति उनको देता है। स्वस्थ मस्तिष्क के विकास के लिए खेल अति महत्वपूर्ण होता है।
बिल्कुल, अगर हम इसके राइट जवाब की बात करते हैं तो वे नए बिल्कुल आगे चलिए भैया, अगले प्रश्न को हम यहाँ पे देखेंगे कि अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित जो है वो करता है। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में जो है सोच सकते हैं? विभिन्न तरीके से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? ए इसका राइट जवाब होगा। बिल्कुल बात करें यहाँ पे तो गंभीर रूप से सोचने के लिए सीखना सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक होता है, जो आज के बच्चों के भविष्य के लिए जो है बिल्कुल आवश्यक होता है। हर बच्चे द्वारा आवश्यक 7 महत्वपूर्ण जीवन के कौशल की अपनी सूची में महत्वपूर्ण सोच को जो है वो शामिल करते हैं। तो दुनिया में बच्चों द्वारा तथ्यों की एक सूची को दोहराने की तुलना में बहुत अधिक करने में सक्षम होने की आवश्यकता होती है। उन्हें महत्वपूर्ण विचारक होने की आवश्यकता होती है, जो जानकारी को समझें और उच्च क्रम सोच कौशल उत्पन्न कर सकें। तो विभिन्न तरीके से हम कैसे प्रश्न को हल करें, ये दोस्तों उन्हें जो है गंभीर रूप से सोचने के लिए जो है आमंत्रित करने वाला प्रश्न जो है वो होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन जो है वो करता है। तो प्रगतिशील वर्णन करता है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। दूसरा, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण या रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग करना, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना या रैंकिंग करना। तो भैया बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे कि प्रगतिशील शिक्षा की बात यहाँ पे की जा रही है, तो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे वर्णन करने का तरीका जो है सीखना होगा, परियोजना विधि होगी और सहयोग से सीखना होगा। तो वहीं अगर बात करें इसको, एक टैग वर्ड्स आप सुने होंगे कि पॉजिटिव या निगेटिव टैग वर्ड्स क्या होते हैं, तो उसका उपयोग करके हम जो है इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे बात किया जाए रैंकिंग की, तो भैया रैंकिंग एक प्रकार से क्या होता है, निगेटिव वर्ड्स होता है। छात्रों की लेबलिंग करने की बात आ जाए तो ये भी क्या है, निगेटिव टैग वर्ड्स है। रैंकिंग करना निगेटिव है। तो 3 ऑप्शन आपके क्या हो गए, निगेटिव हो गए, बचा आपका एक पॉजिटिव और वही इसका क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और हम अगले प्रश्न को यहाँ पे जो है अगले प्रश्न को जो है देखेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। पहला, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूल की आवश्यकता नहीं है कि बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से जो है सीख सकते हैं। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को जो है प्रतिबिंबित करे। जीवन सच्चा जो है शिक्षक होता है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि प्रगतिशील शिक्षा स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंब जो है वो करे। तो बिल्कुल यह बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है और सभी के लिए जो शिक्षा भविष्य में आवश्यक है, जो अज्ञात कौशल और क्षमताओं पर जो है वो आधारित होती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि कोहलर वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे जो है माना जा सकता है। पहला, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण जो है प्रक्रियाएं हैं। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उनका विश्वास है कि बच्चे जो है नैतिक दार्शनिक होते हैं। तो कोहलर वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में उनके सिद्धांत ने जो है संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन जो है वो किया था। तो बिल्कुल अगर बात करें भैया आपके परीक्षा के लिए कोहलर वर्ग हो गए, पियाजी हो गए, वाइगोस्की हो गए, वहीं हिंदी में चोमस्की हो गए, स्किनर महोदय हो गए, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और यहाँ पे हम अगले प्रश्न को देखेंगे कि निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो है संदर्भित करता है उस चरणों को जब अधिकतम विकास जो है संभव है। उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य जो है लगभग स्वयं जो है कर सकते हैं। उसे सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस जो है वो लिया जा सके। निकटवर्ती विकास का सिद्धांत या विकास का क्षेत्र जो है क्या दर्शाता है, तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जो है संदर्भित करता है कि एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य जो है लगभग जो है वो स्वयं जो है वो कर सकते हैं। राइट जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही होगा।
आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या है। स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है। में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन जो है वो करता है। तो यहाँ पे उभयलिंगी व्यक्तित्व की बात की जा रही है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन जो है उसमें होता है। तो उभयलिंगी व्यक्तित्व आमतौर पर पुरुषों या स्त्री दोनों के साथ जो है जुड़े होते हैं और यह किसी पुरुष महिला के व्यक्तित्व के लक्षणों का वर्णन करने के लिए जो है वो किया जाता है। तो बिल्कुल आमतौर पर जो है बात करें तो स्त्री लक्षणों बिल्कुल ये जो है आमतौर पर मर्दाना और स्त्री गुणों का जो है समायोजन होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं जो है वो ग्रहण होती हैं। मीडिया, समाजीकरण, संस्कृति या ट्यूशन। तो बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं जो है वो ग्रहण करते हैं। मीडिया, सामाजिकरण और संस्कृति सभी के लिए द्वारा जो है लिंग भूमिकाएं जो है वो ग्रहण करते हैं। तो राइट जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है वो 4 होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व जो है करते हैं और इसलिए जो है क्या है, पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू जो है वो नहीं किया जा सकता है। वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर जो है वो नहीं देते हैं। तो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक क्या है? तो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक क्या है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वे क्या हैं, पक्षपाती हैं। राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से जो है बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षा जो है सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जो है वो जा सकती है। तो एकाधिक बुद्धिमान का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि जो है वो कई प्रकार की हो सकती है और यह सिद्धांत बताता है कि पारस्परिक बहुत जो है सीमित होती है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग जो है कर सकते हैं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने और तदनुसार शिक्षा रणनीति का चयन करें। आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य जो है निर्धारित करने में। तो भैया शिक्षक जो है सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग जो है वो कर सकता है। तो बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तरों को जानने में शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग जो है कर सकता है। किसके लिए? बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जो है वो जानने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित जो है वो नहीं है। पहला, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमानी के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा कि भैया अगर सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात की जाए तो इसे भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम के द्वारा जो है बिल्कुल अनिवार्य किया गया है और यह शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा होता है और यह विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर जो है वो केंद्रित होता है, न कि बच्चों को धीमे या खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न पे कि बच्चों में प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकती है। पहला, अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। तो बच्चों में अगर बात करें तो प्रतिभाशालिता हो सकती है। बिल्कुल बच्चे के विकास में जो प्रभाव पड़ता है वो उनके अनुवांशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे की प्रतिभाशालिता उसके अनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का
परिणाम हो सकती है या अंतःक्रिया के कारण जो है वो हो सकती है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता था, उनका उपयोग करता है, उनके भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है और ताकि वो मुख्य धारा की भाषा को जो है सीख सकें। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो भैया इस प्रश्न में हम आपको यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव टैग वर्ड्स जो होता है उसकी सहायता से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल प्रश्न आपका पॉजिटिव पूछा गया है तो हमको पॉजिटिव टैग वर्ड्स चाहिए। जिस ऑप्शन में पॉजिटिव टैग वर्ड्स दिखे वो आपका बिल्कुल जो है सही होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हतोत्साहित शब्द का यूज किया गया है जो कि निगेटिव है, काट दीजिए। वर्गीकृत करने की बात की जाए, निगेटिव है, काट दीजिए। अब आपके पास यहाँ पे दो बच रहे हैं। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाना, बिल्कुल सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल में की आवश्यकताएं होती हैं जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाना, ये नहीं है। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को जो है क्या करना, महत्व देना तथा उनका उपयोग करना। यहाँ पे बच्चों को जो है महत्व देने की बात जो है कही जा रही है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीके के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने के नाते। तो सृजनात्मकता की बात की जा रही, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हस्तक्षेप जो है निर्भर करता है जो शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों के उपयोग पर। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के जो है निर्देशन तरीके के उपयोग पर जो है वो निर्भर करता है। ठीक है, आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त जो है तरीका नहीं है। पहला, एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीके की पेशकश करना, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश करना, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें जो है फटकार लगाना। तो कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, तो बिल्कुल इसका भैया ऑप्शन नंबर 4 होगा कि सीखने की क्षमता वाले बच्चों को कभी कभी फीडिंग करने में जो है कठिनाई होती है। यह उन छात्रों के लिए विशेष रूप से सच है जिन्हें हाइपर एक्टिविटी जो है के साथ जो है ध्यान घाटे के विकार भी जो है हो सकते हैं, और बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये बिल्कुल क्या है, उपयुक्त तरीका बिल्कुल भी जो है वो नहीं है। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करता है जो विकलांग होते हैं, डिसलेक्सिक होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, प्रत्यास्थी होते हैं। तो अलग अलग सोच वाले या पैटर्न उन बच्चों की पहचान होते हैं जो कि क्या होते हैं, सृजनात्मक होते हैं। राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन जो है वो नहीं कर सकता। पहला, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर जो है चर्चा करना, कुल हल करते समय गलतियों को करने के प्रति जो है ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न जो है वो पूछना। तो इस प्रश्न के अगर हम राइट जवाब की बात करते हैं कि कौन सा बच्चा समस्याओं को हल करने के तरीके का वर्णन जो है कर सकता है, तो अभिसरण व्याख्या वाले प्रश्न को पूछना शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन जो है वो नहीं कर रहा है। राइट जवाब ऑप्शन, बल्कि सोच विचार और परीक्षण और विभिन्न उत्तर जैसे शब्दावली का जो है प्रयोग करना बिल्कुल सही है। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति जो है ईमानदार रहना, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर जो है चर्चा करना। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। तो संवेग की बात अगर आ जाए तो डर जो है एक प्रकार का क्या होता है, भावना है
जिसे अक्सर निराशा, दुख और मनोदशा की भावनाओं की विशेषताएं क्षणिक भावनात्मक स्थिति के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। डर अन्य भावनाओं की तरह एक ऐसी भावना है जो कि सभी लोग समय समय पर जो है वो अनुभव करते हैं। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो दूसरा है ना, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण जो है प्रदान करता है? बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी जो है नहीं देखा। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान जो है वो नहीं करता है। तो भैया एक 3 साल का बच्चा है कि जो कि दूध बूथ एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से खरीदे गए अपने अनुभव पर आधारित बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है, यानी जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना जो आपका दूसरा है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन जो है करता है? कक्षा में शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए जो है पर्याप्त समय जो है देना चाहिए। आराम के लिए जो है जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से जो है वो सीखते हैं। तो बिल्कुल शिक्षक कक्षा में कई अन्य भूमिकाएं जो है निभाते हैं। शिक्षक अपनी स्वर सेट जो है करते हैं और एक गर्म वातावरण का निर्माण जो है वो करते हैं। संरक्षक और छात्रों का पोषण करते हैं। रोल मॉडल बनते हैं। बिल्कुल कई शिक्षक जो है कई बच्चों के रोल मॉडल भी होते हैं और सुनते हैं और अपनी परेशानियों के संकेत जो है वो तलाशते हैं। तो कक्षा में एक शिक्षक की सबसे अहम भूमिका बच्चों को ज्ञान प्रदान करना होता है। बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा कि आराम की जगह जो है बनाना, जहाँ बच्चे संवाद कर सकें और पूछताछ के माध्यम से जो है चीज़ों को सीख सकें। यहाँ पे बच्चों को महत्व दिया जा रहा है। तो जिस प्रश्न में बच्चों को प्रमुखता दी जा रही है, बच्चों को एकदम खास माना जा रहा हो, वही आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा प्रोत्साहित करती है? वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हों ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त जो है किया जा सके। अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहाँ सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए जो है बाहर निकाला जाता हो। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संरक्षित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। तो वह कक्षा इसमें खुली गतिविधियां कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक या सेल्फ की बात की जाए रखी हों, जो दिन के किसी भी समय जो है प्राप्त की जा सके। यह कक्षा है जो कि समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित जो है करती है। तो राइट जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पर्यावरण की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन जो है करता है? पहला, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शक प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन जो है वो बनाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन जो है करता है? तो बिल्कुल वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, जो कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन जो है करता है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि राष्ट्रीय पाठचर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से जो है प्राप्त की थी? मानवतावाद से, व्यवहारवाद से, रचनावाद से या संज्ञानात्मक सिद्धांत से? तो भैया अगर बात करें तो यहाँ पे कि राष्ट्रीय पाठचर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ जो है प्राप्त की थी, तो किससे प्राप्त की थी? रचनावाद इसका जो है बिल्कुल राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही होगा। अगला प्रश्न, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहन के स्कूल में आए, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखें, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं,
वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए जो है प्रश्न पूछते हैं। तो बिल्कुल प्रेरित समझा जाएगा कब? जब बच्चा जो है सीखने के लिए, बिल्कुल अगर बात करें यहाँ पे कि बच्चा में कक्षा में बच्चे को प्रेरित तभी माना जाएगा जब बच्चा जो है शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए जो है प्रश्न जो है उनसे पूछेगा। आगे चलेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? पहला, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सही प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में जो है मदद करनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे कक्षा में सही प्रकार की शिक्षण सामग्री होना जरूरी होनी चाहिए। नियमित मूल्यांकन होना चाहिए। नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, ये भी सही है। लेकिन सबसे उपयुक्त जवाब आपको बताना है यहाँ पे कि क्या होगा कि शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, जो बच्चों में अधिगम सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है। शिक्षक को वास्तविक, बिल्कुल अगर हम राइट जवाब की बात करें तो इसका राइट जवाब शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर जो है बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में जो है वो मदद करनी चाहिए। आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद जो है करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने में, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ को रट कर याद करने में। तो अनुशासन, बिल्कुल बात करें भैया, अनुशासन जो कि अधिगम वातावरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटरिंग करने के लिए जो है वो मदद करता है।